Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. We are doing important question जो कि आपके जून 25 एग्जाम में आ सकते हैं of MPA 016. This is our question 3 जो हमने last question, sorry, this is our question 4. I don't know why did I write question 3. जो हमने last question किया था intra-tier responsibilities among rural local bodies as per the 11th schedule. Now this is our question 4 जहाँ पे हम actual position जानेंगे devolution of powers and function to rural local bodies. तो मैंने ये दोनों क्वेश्चन वन बाय वन इसलिए लिखे हैं क्योंकि थोड़े से इंट्रा रिलेटेड हैं. अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई सो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड क्वेश्चन 4 एज वेल. अगर आपने क्वेश्चन 3 की वीडियो नहीं देखी है तो आपको इस वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा एंड वन बाय वन आप सारे क्वेश्चंस की वीडियोस जो है वो देख सकते हैं इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं ना. जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1992 का, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मूव लेके आया डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के टुवर्ड इंडिया के अंदर, जहाँ पे इसने बात की कि रूरल लोकल गवर्नेंस को कैसे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाता है, जहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन लाया गया एंड पावर को डिवाइड कर दिया गया, फंक्शंस को डिवाइड कर दिया गया, फाइनेंस को डिवाइड कर दिया गया एंड ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे इनको और भी बेटर करने की कोशिश की ग्रास रूट लेवल पे, जहाँ पे लोगों का भी पार्टिसिपेशन देखने को मिला डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस के अंदर. ना 11th शेड्यूल के तहत कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट के अंदर 29 सब्जेक्ट्स लाए गए जो कि ट्रांसफर्ड थे पीआरआईज को, जैसे एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, विमेन, चाइल्ड डेवलपमेंट, रोड, सैनिटेशन एंड और भी काफ़ी सारे इश्यूज थे जो कि टोटली पीआरआई को हैंड ओवर कर दिए गए थे. हाउएवर जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन थी इस डिवोल्यूशन की वो काफ़ी ज़्यादा अनइवन रही है, इनकम्प्लीट रही है काफ़ी सारी स्टेट में, और जो प्रैक्टिस में आ रही थी रूरल लोकल बॉडीज़ के वहाँ पे प्रॉपर अथॉरिटी नहीं देखी जा रही थी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उनके पास नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट फुल्ली उनके पास नहीं था, इसलिए वो एक जो एफिशिएंट और इफेक्टिवनेस थी इन फंक्शंस की वो प्रॉपरली नहीं देखी जा रही थी. जब हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से डिवोल्यूशन को देखते हैं तो ये सिर्फ एक कोई भी ऐसे फॉर्मल सा ट्रांसफर नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, लेकिन ये एक तरीका है कम्युनिटीज़ को लोकल लेवल पे एम्पावर करने का, स्पेशली उन कम्युनिटीज़ को जिनको काफ़ी टाइम से पिछड़ा फील किया जा रहा था या फिर एक्सक्लूड किया जा रहा था, चाहे वो वुमेन हो, दलित्स हो या फिर ट्राइबल पॉपुलेशन हो. जब हम लिंक करते हैं डिवोल्यूशन ऑफ पावर को पावर शेयरिंग के साथ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के साथ, सोशल जस्टिस के साथ, तो ये जितने भी कम्युनिटीज़ हैं, ग्रुप्स हैं जिनको एक्सक्लूड किया जा रहा था, उनकी एम्पावरमेंट हमें देखने को मिलती है. हाउएवर रियलिटी में जब हम डिवोल्यूशन का प्रोसेस देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं एंड जो पॉलिसीज़ लागू हुई हैं, एक उनके अंदर गैप है. जो चीज़ें जो पेपर में दिख रही हैं वैसे वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं हो रही हैं, तो वो गैप ऑफ कोर्स एग्जिस्ट करता है एंड वो प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग नहीं हो पा रही है ना. 3 डायमेंशंस के बारे में पूछा है डिवोल्यूशन का, तो जब हम 3 डायमेंशंस की बात करेंगे डिवोल्यूशन की तो आपको 3 F's याद करने हैं, जहाँ पे जो हमारा फर्स्ट F आएगा दैट इज फंक्शन. तो जितनी भी स्टेट हैं उनको लॉ पास कर दिया गया, उनको 29 सब्जेक्ट्स टू पीआरआईज को उनको दे दिया गया है, लेकिन जो एक्चुअल कंट्रोल है इनके ऊपर वो अभी भी लिमिटेड है, क्योंकि काफ़ी सारे केसेस में क्या है कि जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो अभी भी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को डोमिनेट करता है ओवर दीज पीआरआईज. तो पीआरआई के पास क्या है, सिंबल है, इम्प्लीमेंटेशन रोल है, लेकिन जो रियल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो पीआरआईज के हाथ में अभी भी नहीं आ पाई है प्रॉपर तरीके से. जैसे इन सम स्टेट्स लाइक राजस्थान एंड कर्नाटका पंचायत लोकल एजुकेशन और हेल्थ में इन्वॉल्व है, और कुछ अदर स्टेट में यूपी और बिहार जैसे स्टेट में जो स्टेट लेवल ऑफिसर्स हैं वो अभी भी की डिसीजंस बनाते हैं. तो ये जो डिफरेंसेस है डिफरेंट स्टेट्स में वो हमें देखने को मिलता है. सेकेंड एफ आपका रहेगा फंड्स का. अब जो फाइनेंशियल डिवोल्यूशन है वो अभी भी वीकेस्ट लिंक है, बिकॉज जो पीआरआईज हैं वो अभी भी लार्जली डिपेंडेंट रहते हैं स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, कि स्टेट गवर्नमेंट उनको ग्रांट्स दे, उनको फाइनेंसेस दे, तभी वो कुछ आगे जो डेवलपमेंट स्कीम्स है वो ला सके. तो जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं स्टेट के ऊपर,
पीआरआईज डिपेंड रहते हैं, उनके पास लिमिटेड पावर रहती है कि वो अपने खुद के जो रेवेन्यू है, खुद के जो पैसे हैं वो इकट्ठा कर सके, चाहे वो हाउस टैक्स के द्वारा हो या फिर मार्केट फीस के द्वारा हो। तो ये जो डिपेंडेंसी है, ये कहीं ना कहीं जो उनका फंक्शनिंग है, काम करने का तरीका है, इंडिपेंडेंसी है जो उनकी, उसको कहीं ना कहीं लिमिट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, मनरेगा के अंडर भी जो फंड्स थे वो ट्रांसफ़र किए जा रहे थे ग्राम पंचायत के लिए फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट। हावेवर, फंड्स को इतनी लेट रिलीज किया जा रहा था, ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल इतना ज़्यादा था कि जिसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग जो पीआरआईज थी उनकी नहीं देखने को मिल रही थी। थर्ड एफ इज फंक्शनरीज। अब काफ़ी सारी जो पीआरआईज हैं उनके पास ट्रेन स्टाफ ही नहीं है। जो कंट्रोल है ओवर की पर्सनल, चाहे टीचर्स है, हेल्थ वर्कर्स है, इंजीनियर्स है, वो अभी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो पंचायत के पास बहुत कम एक कंट्रोल रह जाता है कि वो किसको अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, किसकी परफॉर्मेंस वो चेक कर सकते हैं। तो जो उनकी एबिलिटी है एक एफिशिएंट तरीके से, इफेक्टिव तरीके से गवर्न करने की, वो कहीं ना कहीं लिमिटेड रह जाती है। फॉर एग्जांपल, ग्राम पंचायत जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है हेल्थ सब सेंटर के लिए, लेकिन बट जो नर्स और डॉक्टर है वो पोस्ट और कंट्रोल की जा रही है स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा। तो वहाँ पे जो ग्राम पंचायत का रोल है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड एंड लिमिटेड रह जाता है ऐसे केसेस में। ना वेरिएशंस की अगर हम बात करें तो जो डिवोल्यूशन की जो डिग्री है वो डिफरेंट स्टेट्स में हमें डिफरेंट लेवल पे देखने को मिलती है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट केरला, तो केरला को ऑफन साइट किया जाता है एक मॉडल फॉर इफेक्टिव डिवोल्यूशन, जहाँ पे जो ट्रांसफर की जा रही है सब्सटैंशियल फंक्शन, फंड, स्टाफ पीआरआई को, और उनको रियल कंट्रोल दिया जा रहा है प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो केरला को वी कैन टेक द बेस्ट एग्जाम्पल पॉसिबल फॉर दिस मॉडल ऑफ पावर डिवोल्यूशन। वहीं पे एमपी, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, इनमें भी हमें एक अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिली है। बट वहीं पे अगर हम यूपी, पंजाब, हरियाणा जैसी स्टेट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे ये जो पावर की डिवोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, हेजिडेंट है। वहाँ पे प्लानिंग इतनी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है, लो फिजिकल पावर से ग्रास रूट लेवल पे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अंदर ये डिफरेंट जो पावर का एक कंट्रीब्यूशन है वो हमें अलग अलग देखने को मिलता है। वहीं पे बहुत सारे चैलेंजेस भी है, जहाँ पे फर्स्ट हमारा आएगा ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस। जितने भी लाइन डिपार्टमेंट है वो रेजिस्ट करते हैं, वो अपनी पावर नहीं देना चाहते हैं पंचायत को, पीआरआईज को। तो एक ही जो रेजिस्टेंस है ब्यूरोक्रेसी का, पावर का, वो हमें देखने को मिलता है एट द हायर पोजीशन। सेकंड इज लैक ऑफ कैपेसिटी। काफ़ी सारे जो पंचायत मेंबर्स हैं उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती है कि वो प्रॉपर तरीके से प्लान कर सके कोई भी स्कीम को, डेवलपमेंट प्लान को, बजट कर सके, एडमिनिस्ट्रेशन कर सके। तो जो कैपेसिटी है वो पंचायत मेंबर्स की लैकिंग ऑफ ट्रेनिंग या फिर लैक ऑफ नॉलेज के तहत भी देखने को मिलती है। सेकंड, थर्ड इज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अब स्टेट गवर्नमेंट ना कि सिर्फ पीआरआई को डोमिनेट करती है, लेकिन उनको उनकी पावर भी नहीं देती है कि जिस तरीके से वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सके। फोर्थ इज सोशल इनइक्वालिटीज। तो डोमिनेंट कास्ट ग्रुप जो है वो पंचायत को कंट्रोल कर सकती हैं, मार्जिनलाइज ग्रुप्स को वॉइसलेस रख सकती हैं। दो उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन है मार्जिनलाइज ग्रुप के पास, लेकिन कहीं ना कहीं जो डोमिनेंट कास्ट ग्रुप देखी जाती है एट द लोकल लेवल, वो कहीं ना कहीं पंचायत को कंट्रोल कर सकती है, एंड देन जो जिस तरीके से चीज़ें चल रही है उनको उसी तरीके से चला सकती है विदाउट ब्रिंगिंग एनी पॉजिटिव चेंजेस। तो ये कुछ चैलेंजेस भी, लिमिटेशंस भी हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। एट द एंड हम अपने आंसर को ये कहते हुए कंक्लूड करेंगे कि जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है उसने एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क क्रिएट किया है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, लेकिन रियलिटी में जो पावर का डिवोल्यूशन है और जो फंक्शन है रूरल लोकल बॉडीज़ के, वो आज भी इनकम्प्लीट है, इनकन्सिस्टेंस है। अगर हम जेन्युइन ट्रांसफ़र देखना चाहते हैं अथॉरिटी, फंड, स्टाफ का, तो पीआरआई ऑफन फंक्शन कर सकते हैं इम्प्लीमेंट एजेंसीज के तहत रेदर देन डिसीजन मेकिंग इंस्टीट्यूशंस के तहत। तो फ्यूचर ग्रास रूट डेमोक्रेसी और इंक्लूसिव रूरल डेवलपमेंट के लिए स्टेट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो टोकनिज्म या एम्पावरमेंट के पीछे जाके या फिर उससे भी बियॉन्ड जाके पंचायत को इन द स्पिरिट ऑफ प्रैक्टिस लेके आ सकती है। तो एक मीनिंगफुल डिवोल्यूशन ही एक
तरीका है जिससे पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस बिल्ड हो सकती है, एंड जो इनइक्वालिटीज़ है, स्पेशली जो स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़ है लोकल लेवल पे, उसको और भी बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है विद इन रूरल इंडिया। तो ये जो हमारा क्वेश्चन 4 था एंड क्वेश्चन 3 थोड़ा से रिलेटेड ही है, थोड़े से एक दूसरे से मिलते जुलते, इसलिए मैंने इनको के बाद एक प्लेस किया ताकि आपको इजी अंडरस्टैंडिंग हो सके। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन 4 समझ में आया होगा, तीनों एफ समझ में आए होंगे, एंड दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। बस आप एक दो बारी वीडियो देखेंगे सो यू कैन इजीली ग्रैस्प ऑल द कंटेंट। आई होप आप लोगों को हेल्प हो रही है मेरी वीडियोस के द्वारा। अगर आपको इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियोस देखनी है, क्वेश्चन के आंसर जानने हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड आई विल कीप ऑन ब्रिंगिंग videos of the important question. Till then, all the very best and keep on studying for your exam. Bye.